हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर की नीड, आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक डिस्कस किया था। चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी 12। कुल 18 क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर में एग्जाम्पलर में। तो 9 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब अगले 9 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं हर बार की तरह ये जरूर आपसे कह रहा हूं, प्लीज बहुत केयरफुली हमारी बात को सुने और क्वेश्चंस के जो बैकग्राउंड में हम आपको आंसर्स बताने के वक्त जो डिक्टेट कर रहे हैं सर, रियली वही बेनिफिशियल है। क्वेश्चन बेनिफिशियल नहीं है, आंसर बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे जो हम आपको तथ्य बता रहे हैं, जो बेस बुनियादी बातें बता रहे हैं सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ आपकी नॉलेज जरूर कोरिलेट होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आपको चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत है। खैर, क्वेश्चन नंबर 10, आज से हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द स्पर्म एंड देयर फंक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपको यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। इसमें एक तरफ आपको स्पर्म के पार्ट्स दिए गए हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम एंड टेल, ये 4 पार्ट दिए गए हैं। और कॉलम बी में कुछ इनसे रिलेटेड फंक्शन दिए गए हैं, जैसे एंजाइम्स, स्पर्म मोटिलिटी, एनर्जी एंड जेनेटिक मटेरियल। जब मैचिंग के सवाल हम करते हैं, जिस टॉपिक का मैचिंग का सवाल होता है, तो वैसे तो पूरा सवाल आना चाहिए, लेकिन इसका तरीका ये है कि अगर आपको इस मैचिंग में से कोई 1 या 2 चीजें नहीं आती हैं तो आप परेशान बिल्कुल मत हो। जो चीजें आपको आती हैं पहले उसे कंफर्म कर लें और उस आधार पर ऑप्शंस की तरफ आप आगे बढ़ें, फिर लास्ट में आप आगे आंसर करें। जैसे कॉलम ए में हेड दिया गया है। सभी को पता है स्पर्म को अगर हम डिवाइड करें तो कुल 4 पार्ट में बंटता है। एक हेड पार्ट, एक नेक पार्ट, एक मिडिल पीस और एक टेल पार्ट। थोड़ा ध्यान रख लें, हेड पार्ट में न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और उसी के टॉप पर एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो स्पर्म जब ओवा में पेनिट्रेट करता है तो वो मदद करता है, एंड दैट इज नोन एज एन एक्रोसोमल रिएक्शन। जब आप नेक पार्ट में आते हैं तो वहां पे 2 सेंट्रियोल हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर अटैच होते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, इसका रोल अभी स्पर्म में कुछ नहीं होता। अगर ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है तो जाइगोट में जो क्लीवेज होता है, जो माइटोटिक डिवीजन शुरू होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो डिस्टल सेंट्रियोल है, दैट विल फॉर्म द एक्सियल फिलामेंट दैट शोज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। मिडिल पीस वाले पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल बहुत ज्यादा है, दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। और लास्ट का टेल पार्ट ऑब्वियसली हेल्प इन द मोटिलिटी। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। हेड पार्ट, अगर आप कॉलम बी में देखें तो हेड पार्ट वाले हिस्से में सर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। हाँ, आप ये कह सकते थे सर एंजाइम भी हो सकता है, लेकिन हेड पार्ट में एंजाइम सिर्फ एक्रोसोम में है। यहां पे थोड़ा सावधान रहना होगा। जो हेड पार्ट है उसके 2 ऑप्शन हो सकते थे, एंजाइम भी हो सकता था, जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता था, लेकिन हमने जेनेटिक मटेरियल इसलिए किया क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक ऑप्शन में एक्रोसोम दिया गया है, एक्रोसोम के पास एंजाइम है। तो मान लीजिए हमें ये 2 ही ऑप्शन आते हैं कि हेड पार्ट हैज एन जेनेटिक मटेरियल एंड सी इज द एक्रोसोम पार्ट एंड एंजाइम। तो अगर हम इसी बात पर देखें तो हमारा आंसर अपने आप निकल आएगा, क्योंकि हेड में हमने जेनेटिक मटेरियल किया तो ए का 4th होना चाहिए। उस लिहाज से ऑप्शन बी या सी ही होना चाहिए।
फिर हमने देखा सी वाले पार्ट में एक्रोसोम है जिसमें एंजाइम है, तो सी का 1 होना चाहिए। यू गॉट योर आंसर एंड द आंसर इज बी। मैंने आपको एक तरीका बताया क्योंकि मैचिंग में कई बार ऐसा हो सकता है, यहां तो मैंने आपको स्पर्म पूरा डिक्टेट कर दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है उस मैचिंग में 5 पॉइंट दिए गए हैं, 5 में आपको 3 या 4 आते हैं, 1 नहीं आता है, तो इट नीड नॉट टू वरी, इट्स क्वाइट इजी फॉर यू, बड़ी आसानी से आपको रिलेट कर जाएंगे। फिर मिडिल पीस जिसमें हमने आपसे कहा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो दिस मिडिल पीस प्रोवाइड्स द एनर्जी, आप कहते हैं द पावर हाउस ऑफ सेल। और फोर्थ पार्ट आपको टेल दिया गया है, जाहिर है टेल इज फॉर मोटरिटी। तो आंसर आप क्रॉस चेक भी कर लीजिए, ए का 4th होगा, बी का 3rd होगा, सी का 1 होगा एंड डी का 2nd होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर है बी। थोड़ा ध्यान से आप समझिए, मैं बार बार जो कह रहा हूं कि इस सवाल को करते वक्त स्पर्म का पूरा डायग्राम आपके सामने नजर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, Which among the following has 23 क्रोमोसोम? इनमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, किसके पास कुल 23 क्रोमोसोम है, यानी आपको बताना है कौन सा इसमें हैप्लॉइड है। अगर आप चारों ऑप्शंस को देखें, स्पर्मेटोगोनिया जिसे हम स्पर्म मदर सेल कहते हैं, दिस ऑलवेज डिप्लॉइड। दूसरा ऑप्शन है जाइगोट, ऑब्वियसली इज ए डिप्लॉइड। थर्ड ऑप्शन है सेकेंडरी oocyte, यस इट्स ए हैप्लॉइड। जो oogonia है वो प्राइमरी oocyte बनाता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनाता है। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद होता है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हमेशा रिडक्शन डिवीजन होता है, इसलिए सेकेंडरी oocyte will always the haploid that will formed along with the first polar body। और आगे ध्यान रख लें, सेकेंडरी oocyte आगे चल के oocyte में सिर्फ तब कन्वर्ट होगा, यानी oogenesis तब सिर्फ पूरी होगी जब स्पर्म एंट्री करे। अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तो oogenesis कभी भी पूरी नहीं होती है, यही सेकेंडरी oocyte मेंस्ट्रुअल ब्लड के रास्ते बाहर आ जाता है। तो आंसर तो हमें मिल गया, क्योंकि हमें 23 क्रोमोसोम यानी हैप्लॉइड चूज करना था, आंसर वाज द सी। फोर्थ भी देख लीजिए, oogonia दिया गया है, तो स्पर्मेटोगोनिया और oogonia की प्लॉइडी एक ही होती है। जैसे स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म मदर सेल कहते हैं, वैसे oogonia को एग मदर सेल कहते हैं, इज अगेन डिप्लॉइड। तो आंसर शुड बी द सी, सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसी तरह का सवाल आ गया जब ऊपर किया था कि 4 आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, एक तरफ ABCD है और एक तरफ 1 2 3 4 है। तो आपको जो 4 ऑप्शन एक तरफ दिए गए हैं, ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास, इम्प्लांटेशन, और उसके रिस्पेक्ट में इनका फंक्शन या इनसे कुछ रिलेटेड बातें कही गई होंगी। तो पहले जो कॉलम ए है उसे हम समझ लें, फिर हम कॉलम बी की तरफ चलेंगे। कॉलम ए में सबसे पहला है ट्रोफोब्लास्ट। तो जब आप ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हो यूट्रस के अंदर, तो वहां पर लेयर हमारी डिफरेंशिएट होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, एंड दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफो का मतलब होता है नरिशमेंट, और ब्लास्ट शब्द ब्लास्टोसिस्ट से लिया गया है, यानी ब्लास्टोसिस्ट की वो लेयर जो नरिशमेंट करती है वो ट्रोफोब्लास्ट है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, और सबसे पहले यही लेयर हमेशा इंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आती है। सेकेंड, क्लीवेज। क्लीवेज इज ए सिंपल माइटोटिक डिवीजन इन द जाइगोट। इस शब्द का प्रयोग सिर्फ जाइगोट में ही किया जाता है या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, लेकिन हम इसे माइटोसिस कहते नहीं हैं, क्योंकि जब हम प्लेन माइटोसिस कहते हैं तो वहां पे डिवीजन के बाद एक ग्रोथ फेज भी आती है, लेकिन क्लीवेज में ऐसा नहीं है। इज ए सिंपल माइटोटिक डिवीजन विदाउट ग्रोथ फेज। इनके जो डॉटर सेल्स होते हैं उनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है इनर सेल मास। ब्लास्टोसिस्ट जब और डिफरेंशिएट होना शुरू होता है तो सबसे बाहर ट्रोफोब्लास्ट बनती है, और अंदर की जो सेल्स होती हैं ट्रोफोब्लास्ट के अलावा वो एक जगह एक्युमुलेट हो जाती हैं, वो बनाती इनर सेल मास, और वही इनर सेल मास आगे चल के एम्ब्रियो में तब्दील हो पाता है। फोर्थ ऑप्शन है इम्प्लांटेशन। द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विद द इंडोमेट्रियम इज नोन एज एन इम्प्लांटेशन।
तो अब इन 4 ऑप्शंस को कोरिलेट करें। जैसे सबसे पहला नाम दिया था हमने ट्रोफोब्लास्ट, तो ट्रोफोब्लास्ट अगर आप कॉलम बी में चेक करना चाहें, यस, थर्ड ऑप्शन देखें, आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। मैंने भी यही बात आपसे कही कि ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहर की लेयर है जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आती है। इसका मतलब ए का थर्ड होना चाहिए। इस लिहाज से आप देखें तो या तो आंसर बी होगा या सी होगा, क्योंकि एक तो पक्की बात हो गई। सेकेंड ऑप्शन है क्लीवेज। क्लीवेज हमने कहा है सिंपल माइटोटिक डिवीजन विदाउट ग्रोथ फेज, यानी एक प्रकार की माइटोसिस है जो जाइगोट में या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। उस लिहाज से देखें तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी क्लीवेज फोर्थ होना चाहिए। तो अगर आप बी और सी में देखें तो यू विल गेट द आंसर इन द बी। बी में ए का थर्ड है और बी का फोर्थ है। हमें शायद थर्ड और फोर्थ मैच करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम आपको दिखा देते हैं। इनर सेल मास, इनर सेल मास आपने कहा कि वो कोशिकाओं का समूह ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट के अलावा जो आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। तो सेकेंड ऑप्शन देखें, ग्रुप ऑफ सेल दैट विल डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो। फोर्थ ऑप्शन देखें, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मैंने कहा जब ब्लास्टोसिस्ट हमारे एंडोमेट्रियम के कॉन्टैक्ट में आता है तो पहला ऑप्शन देखें, एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। एम्बेडिंग का मतलब अटैच होना, जुड़ना, चिपकना। तो इस लिहाज से ऑप्शन बी सही होना चाहिए, जिसमें ए का थर्ड होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का सेकेंड होगा एंड डी का 1 होगा। सर मैचिंग बहुत आसान है, कुछ बच्चों को टफ लगती है, लेकिन जो हमने तरीका बताया मैचिंग करते वक्त उस टॉपिक की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर एक या दो आपको पॉइंट्स उसमें नहीं आते हैं तो परेशान मत होइए, वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा और एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि आपको नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, बताना है आपको कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ह्यूमन प्लेसेंटा से रिलीज नहीं होता है। वैसे प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन आपको इनमें से बताना है जो उससे रिलीज नहीं होता। पहला ऑप्शन है HCG, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। दूसरा ऑप्शन है ईस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन और चौथा ऑप्शन है LH। बहुत आसान सा सवाल है, आप पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन देखें, ऑल इज सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा। जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ए गोनाडोट्रोपिन एंड इट्स सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी का हार्मोन है। गोनाडोट्रोपिन इन्हें हम कहते हैं, 2 पॉइंट हैं, FSH और LH, इन दोनों को हम गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। ये कभी भी प्लेसेंटा से रिलीज नहीं होते। तो आंसर शुड बी द डी। Next question number 14. The vasa deferens receives duct from seminal vesicle and opens in the urethra. अगर आपको वासा डिफरेंस का डायग्राम याद हो, इपीडाइमिस के टर्मिनल पार्ट से शुरू होता था, हालांकि इसकी शुरुआत स्क्रोटम में ही होती है। फिर ये इंग्वाइनल कैनाल से होता हुआ एब्डोमिनल कैविटी में दोबारा आता है। वासा डिफरेंस वो जगह है जहां मेच्योर स्पर्म को स्टोर करते हैं। मेल अपने शरीर में स्पर्म को 2 जगह स्टोर करता है, एक इपीडाइमिस, दूसरा वासा डिफरेंस। इपीडाइमिस में स्टोरेज फॉर स्पर्म ओनली टिल मैच्योरेशन, यानी वहां तय है कि सिर्फ तब तक स्टोर होगा जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, फंक्शनली मैच्योर ना हो जाए। फंक्शनली मैच्योर का मतलब कैपेबल टू पेनिट्रेट द ओवा ना कर ले। लेकिन फंक्शनल मैच्योरेशन के बाद एक मेल में द स्पर्म स्टोर्ड इन द वासा डिफरेंस टिल इजाकुलेशन। खैर, ये वासा डिफरेंस जब इंग्वाइनल कैनाल से एब्डोमिनल कैविटी में आता है तो इट यूनाइट्स विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड फॉर्म द इजाकुलेटरी डक्ट। Ejaculatory duct is formed by fusion of vasa deferens and the duct of seminal vesicle. Ejaculatory duct 2 होगी, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। This ejaculatory duct opens at the base of urethra. Base of urethra that is surrounded by the prostate gland. हम उसे नाम देते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। खैर, आंसर तो आपका आ चुका है, क्वेश्चन फिर से देखें। वासा डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल
and opens into your urethra as? Answer is the B, ejaculatory duct, क्योंकि epididymis testis का पार्ट है. सी ऑप्शन है इफरेंशियल डक्ट्यूल, एक्चुअली ये वासा इफरेंशिया का नाम है, ये भी टेस्टिस का पार्ट है. और यूरेटर जो है एंड दैट कनेक्ट किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा में ही खुलता है. आंसर बी है एजाकुलेटरी डक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू. मीटस का मतलब होता है ओपनिंग, और आप क्वेश्चन में कह रहे हो यूरेथ्रल मीटस यानी यूरेथ्रा की ओपनिंग, तो आंसर तो अपने आप पता चल गया. तो फर्स्ट ऑप्शन है यूरिनोजेनिटल डक्ट. सर यूरिनोजेनिटल डक्ट को हम नहीं कहते क्योंकि मीटस आप कह रहे तो ओपनिंग. सेकेंड ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ वासा डिफरेंस इनटू द यूरेथ्रा, ये भी गलत है. वासा डिफरेंस कभी भी यूरेथ्रा में सीधे नहीं खुलता. वासा डिफरेंस पहले सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलकर के एजाकुलेटरी डक्ट बनाता है, दैट ओपन्स एट द बेस ऑफ यूरेथ्रा. थर्ड ऑप्शन है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट. यस, जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है उसकी जो बाहरी ओपनिंग होती है उसी को हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं. अब सवाल है कि यूरेथ्रल मीटस क्यों कहते हैं, यूरिनोजेनिटल मीटस क्यों नहीं कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ यूरिन पास नहीं होता, इसके अंदर से सीमेन भी पास होता. मेल में यूरिन पास करने के लिए और सीमेन पास करने के लिए एक ही डक्ट है, इसलिए वही यूरेथ्रा यूरिनोजेनिटल डक्ट के नाम से जानी जाती है. तो आंसर शुड बी द सी, यानी मीटस यूरेथ्रल रिप्रेजेंट द external opening of urinogenital duct that is present at the tip of glans penis. Fourth option है muscle surrounding the urinogenital duct. Sir, it is never known as a meatus. Muscles को हम meatus कभी कहीं नहीं कहते. Next question number 16. Morula is a developmental stage. सर जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो सर स्टेप वाइज जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्टुला, गैस्टुला से न्यूरुला एंड सो ऑन. सामान्यतः आप देखोगे मोरुला एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है. मोरुला का फॉर्मेशन क्लीवेज से ही होता है, इससे जितना बड़ा साइज जाइगोट का है उतना ही बड़ा मोरुला का भी होता है. हाँ, ये अलग बात है जाइगोट एक सेल है, मोरुला मल्टी सेल्ड है. तो अगर आप जाइगोट की तुलना मोरुला से करते हो तो दोनों इक्वल साइज के हैं, लेकिन अगर किसी एक सेल ऑफ मोरुला इज कंपेयर्ड विद द जाइगोट तो मोरुला का जो सेल है वो जाइगोट से काफी छोटा होगा. यस, ह्यूमन में देखें तो मोरुला का फॉर्मेशन जो है 4th डे फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन होता है. इट इज 6 to 18 सेल्ड स्टेज एंड इट इज फॉर्म्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. क्योंकि यूजुअली फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है, जाइगोट बनने के बाद वो धीरे धीरे नीचे सरकता रहता है और फैलोपियन ट्यूब के अंतिम सिरे की तरफ जब वो यूट्रस में जाने वाला होता है उससे जस्ट पहले मोरुला बन जाता है. तो आंसर हमें लगता है मिल जाना चाहिए. पहला ऑप्शन है बिटवीन द जाइगोट एंड द ब्लास्टोसिस्ट. यस, इट्स अ राइट आंसर, क्योंकि मोरुला के बाद वो ब्लास्टुला ही बनेगा और ब्लास्टुला मैन के केस में ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है. ब्लास्टोसिस्ट शब्द का प्रयोग हम यूट्रस में करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में नहीं करते. आंसर यही होना चाहिए. सेकेंड ऑप्शन है बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला. गलत है, ब्लास्टोसिस्ट और गैस्ट्रुला के बीच में कोई स्टेज नहीं है, ब्लास्टोसिस्ट ही सीधे गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होता है. थर्ड ऑप्शन है आफ्टर द इम्प्लांटेशन. सर ये संभव ही नहीं है क्योंकि इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है और मोरुला कभी यूट्रस में नहीं जाता. मोरुला फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, जब वो यूट्रस में पहुंचता है तब तक वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है. फोर्थ ऑप्शन है बिटवीन द इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन इज अ क्वाइट लेट स्टेज. इम्प्लांटेशन के वक्त ही वो ब्लास्टुला स्टेज में कन्वर्ट हो चुका होता है और मोरुला ब्लास्टुला से पहले की स्टेज है. तो आई थिंक आंसर शुड बी द ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. द मेम्ब्रेनस कवर ओवर द ओवम एट ओवल्यूशन इज. ओवल्यूशन के दौरान जो अंडे के चारों तरफ एक कवरिंग होती है सर उसे क्या कहते हैं? ओवल्यूशन के दौरान सर LH और FSH का लेवल पीक पर होता है. हालांकि LH को ज्यादा पीक पे होता है इसलिए हम LH को ओवल्यूटरी हार्मोन कहते हैं. तो ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है ओवरी के बाहर.
सिलोमिक कैविटी में, देन इट इंटर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब वाया द ऑस्टिया ऑफ इन्फंडिबुलम। अब इन्फंडिबुलम में जो फिम्बरी होती हैं वो हेल्प करती हैं उस अंडे को फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाने में। लेकिन जिस समय ओवल्यूशन होता है उस समय सेकेंडरी oocyte को देखा जाए तो दैट इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्स, 2 लेयर से सराउंड होता है। सबसे पहली जो अंदर की तरफ लेयर होती है वो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेनस जोना पेलोसिडा, उससे बाहर होती है सेलुलर दैट इज कोरोना रेडिएटा। इसलिए स्पर्म को इन दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा तभी वो अंडे तक पहुंच सकता है। सवाल का आंसर आ चुका होगा, लिखा है द मेम्ब्रेनस कवर ओवर द ओवम। अगर मेम्ब्रेनस ना लिखा होता, सेलुलर कवर लिखा होता तो शायद हम कोरोना रेडिएटा कह देते, लेकिन चूंकि इन्होंने कहा है मेम्ब्रेनस कवर तो आंसर शुड बी द जोना पेलोसिडा and that is secreted by the secondary oocyte non-cellular membranous structure, तो आंसर शुड बी द सी। कोरोना रेडिएटा आपने पढ़ लिया कि सर ये सेलुलर लेयर है, जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं या फॉलिकुलर सेल्स हैं वही आपस में अटैच होकर के एक लेयर बनाती हैं। जोना रेडिएटा शब्द ह्यूमन में इस्तेमाल नहीं होता, और कोरियन ये आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर की मेम्ब्रेन है। 4 मेम्ब्रेन्स होती हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइन, अनियोक्साइड। इसमें कोरियन दैट विल फॉर्म द प्लेसेंटा, तो वो भी यहां पर नहीं होगा। आंसर शुड बी द सी, जोना पेलोसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम्पलर टॉपिक। आइडेंटिफाई ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी फिर एक ऐसा सवाल आया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से ऑड बताना है यानी अलग बताना है। पहला ऑप्शन है लीबिया माइनरा। लीबिया माइनरा अगर आप देखें तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसे हम वल्वा कहते हैं उसका एक पार्ट है, इनर थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दूसरा है फिम्बरी। फिम्बरी शब्द का इस्तेमाल हम फैलोपियन ट्यूब में कहते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है इन्फंडिबुलम दैट इज सराउंडेड बाय फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी which help in the collecting egg from ovary after ovulation. Third option है infundibulum, तो this infundibulum is the infundibulum का ही पार्ट फिम्बरी कहलाया जिसमें ऑस्टिया था। फोर्थ ऑप्शन है isthmus, is again the part of fallopian tube। तो ये आपने फिम्बरी, इन्फंडिबुलम और isthmus देखा, ये तीनों फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं। वे उसके 3 ही पार्ट हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और isthmus, और इन्फंडिबुलम के पास ही ऑस्टिया होता है दैट इज सराउंडेड बाय फिम्बरी। इस लिहाज से देखें तो चारों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन लीबिया माइनरा इज नॉट ए पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, दैट्स ए पार्ट ऑफ वल्वा, और अन्य जो 3 हैं एंड दैट्स ए पार्ट ऑफ फीमेल फैलोपियन ट्यूब। तो यस, ये हुए हमारे कुल 18 क्वेश्चन। 18 सवाल मैंने आपको कराए, लेकिन मैंने अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो ये 18 सवाल आपके 100 सवाल से बेहतर हैं। लेकिन ये बात तब लागू होती है जब जो मैंने आपको डिक्टेट किया उसको बहुत ध्यान से आपने सुना। जब आपके पास समय हो, जिस समय आपको पढ़ाई में मन ना लगे, जब आपको लगे कि नहीं मुझे ये टॉपिक कमजोर सा लग रहा है और पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, तब आप वीडियो को सुने। यू विल फील द सम प्लेजर, क्योंकि डिक्टेट करते वक्त आई एम ट्राइंग कि मैं आपको जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टेक्स्ट बुक में लिखे गए हैं, जो समझने योग्य बातें हैं, वो सारी बातें मैं आपसे कहूं, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशों से ही हम मंजिल की तरफ जा सकते हैं। अचानक हम सोचें कुछ जादू हो जाएगा हमारे वीडियो में, हमारी बातों में, ऐसा नहीं होगा। जादू सिर्फ आप हो, सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हो। यस, as we are trying to achieve our goal, so stay connected with us.